कैसे पीपल्स कार का आइडिया बना दुनिया का ऑटोमोटिव जायंट। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है वोल्क्सवैगन की। यह कहानी सिर्फ एक कार कंपनी की नहीं है, बल्कि एक ऐसे आइडिया की है जिसने पूरी दुनिया में मिडिल क्लास मोबिलिटी को बदल दिया। वोल्क्सवैगन का मतलब ही होता है पीपल्स कार, यानी आम लोगों की कार। लेकिन इस कहानी की शुरुआत किसी ग्लैमरस शोरूम से नहीं हुई थी। यह शुरुआत हुई थी एक ड्रीम से, ऐसी कार बनाने के ड्रीम से जिसे सिर्फ अमीर लोग नहीं बल्कि आम परिवार भी खरीद सके। यह आइडिया सिंपल था लेकिन बहुत पावरफुल था। एक कॉम्पैक्ट, अफोर्डेबल, स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कार जो फैमिली को लेकर चले, ज्यादा फ्यूल न खाए और लॉन्ग डिस्टेंस पर भरोसेमंद रहे। वोल्क्सवैगन की बिगिनिंग हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसका जन्म 1930 के दशक के जर्मनी में हुआ, जब नाजी रेजीम सत्ता में था। उस समय जर्मनी में हाईवेज यानी ऑटोबान बन रहे थे और गवर्नमेंट चाहती थी कि आम जनता के पास भी कार हो। इसी बैकग्राउंड में फर्डिनांड पोर्शे ने जर्मन पीपल्स कार का कॉन्सेप्ट रखा। उन्होंने ऐसी कार की कल्पना की जो हल्की हो, प्रैक्टिकल हो, नॉर्मल फैमिली के लिए यूजफुल हो और करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सके। यहीं से आइडिया बिजनेस में बदलने लगा। सिर्फ ड्राइंग बोर्ड पर कार बनाने से बिजनेस नहीं बनता। बिजनेस तब बनता है जब आइडिया को फैक्ट्री, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और कस्टमर्स से जोड़ा जाए। वोल्क्सवैगन के साथ भी यही हुआ। 1937 में कंपनी की फॉर्मल स्थापना हुई। 1938 में उसका नाम वोल्क्सवैगन वर्क GmbH रखा गया और वुल्फ्सबर्ग में एक बड़ा प्लांट बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। जिस पीपल्स कार को लोगों तक पहुंचाना था, वह वर्ल्ड वॉर के कारण आम जनता तक नहीं पहुंच पाई। फैक्ट्री सिविलियन कार्स की जगह वॉर इकोनॉमी का हिस्सा बन गई। यह वोल्क्सवैगन की शुरुआती कहानी का डार्क चैप्टर था। एक एंटरप्रेन्योर के लिए यहाँ पहली लर्निंग ये है कि आइडिया चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसका एनवायरनमेंट गलत डायरेक्शन में चला जाए तो बिजनेस का पर्पस भी बदल सकता है। वर्ल्ड वॉर के बाद वोल्क्सवैगन लगभग टूटे हुए हालात में था। फैक्ट्री डैमेज थी, फ्यूचर अनक्लियर था और कई लोगों को लगता था कि यह कंपनी बच नहीं पाएगी। लेकिन यहीं से असली टर्न अराउंड शुरू हुआ। ब्रिटिश ऑफिसर मेजर आइवन हर्स्ट ने वुल्फ्सबर्ग प्लांट को फिर से कार प्रोडक्शन की तरफ मोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने डैमेज्ड फैक्ट्री में डिसिप्लिन, रिपेयर, क्वालिटी और प्रोडक्शन सिस्टम को वापस लाया। अब वोल्क्सवैगन को सच में पीपल्स कार बनना था। बीटल, जिसे जर्मनी में कैफर कहा गया, धीरे धीरे प्रोडक्शन लाइन से निकलने लगी। इसका डिजाइन अलग था। राउंडेड शेप, रियर इंजन, सिंपल मैकेनिक्स, स्ट्रॉन्ग बॉडी और अफोर्डेबल रनिंग कॉस्ट। यह कार दिखने में क्यूट थी, चलने में रिलायबल थी और मेंटेन करने में आसान थी। यही कॉम्बिनेशन कस्टमर्स को पसंद आया। बीटल सिर्फ कार नहीं थी, यह पोस्ट वॉर जर्मनी की रिकवरी का सिंबल बन गई। एक देश जो डिस्ट्रक्शन से बाहर आ रहा था, उसके लिए बीटल होप, रीबिल्डिंग और प्रैक्टिकल प्रोग्रेस का सिंबल बनी। 1950 और 1960 के दशक में वोल्क्सवैगन ने एक्सपोर्ट्स पर फोकस किया। यूरोप से अमेरिका तक बीटल ने लोगों का दिल जीता। अमेरिका में इसकी एडवर्टाइजिंग बहुत फेमस हुई, सिंपल, ऑनेस्ट और विटी। जबकि उस समय अमेरिकन कार्स बड़ी और फ्लैशी होती थीं, बीटल ने अपने छोटे साइज को वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बना दिया। वोल्क्सवैगन ने एक बहुत स्मार्ट बात समझी। अगर प्रोडक्ट सच में यूजफुल है तो उसकी सिंप्लिसिटी भी सेलिंग पॉइंट बन सकती है। बीटल ने यही किया। इट वॉज नॉट लग्जरी, इट वॉज रिलायबिलिटी। इट वॉज नॉट शो ऑफ, इट वॉज प्रैक्टिकलिटी। धीरे धीरे वोल्क्सवैगन ग्लोबल ब्रांड बन गया। बीटल ने मिलियंस में सेल्स की और दुनिया की सबसे आइकॉनिक कार्स में शामिल हो गई। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी की तरह वोल्क्सवैगन के सामने भी स्ट्रगल्स आए। पहला बड़ा स्ट्रगल था ओवर डिपेंडेंस ऑन बीटल। कई सालों तक बीटल कंपनी की आइडेंटिटी रही, लेकिन कस्टमर प्रेफरेंसेस बदल रही थीं। लोग ज्यादा मॉडर्न, स्पेशियस और फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स चाहते थे। अगर वोल्क्सवैगन सिर्फ बीटल पर अटका रहता तो शायद कंपनी पीछे छूट जाती। इस चैलेंज का जवाब था वोल्क्सवैगन गोल्फ। गोल्फ ने कंपनी को नए ईरा में एंट्री दिलाई। यह कॉम्पैक्ट, प्रैक्टिकल, मॉडर्न और यूथ फ्रेंडली कार थी। गोल्फ ने प्रूव किया कि कंपनी सिर्फ एक सक्सेसफुल मॉडल पर निर्भर नहीं रहेगी। दूसरा बड़ा स्ट्रगल था ग्लोबल कंपटीशन। जापानीज कार कंपनीज, अमेरिकन ऑटोमेकर्स और बाद में कोरियन ब्रांड्स ने मार्केट में जबरदस्त कंपटीशन पैदा किया। टोयोटा, होंडा, फोर्ड, hyundai, किया जैसी कंपनीज ने क्वालिटी, माइलेज और प्राइस के दम पर कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया।
वोक्सवैगन को हर मार्केट के हिसाब से कार्स बनानी पड़ी। कहीं स्मॉल हैचबैक, डैम, कहीं सेडान, कहीं एसयूवी और कहीं प्रीमियम कार। तीसरा और सबसे बड़ा रेप्यूटेशन स्ट्रगल था डीजल गेट स्कैंडल। 2015 में वोक्सवैगन पर आरोप लगा कि उसने एमिशंस टेस्टिंग को मैनिपुलेट करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। यह सिर्फ लीगल प्रॉब्लम नहीं थी, यह ट्रस्ट क्राइसिस था। जिस कंपनी ने डेकेड्स तक जर्मन इंजीनियरिंग और रिलायबिलिटी पर ब्रांड बनाया था, उसे अचानक क्रेडिबिलिटी की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। बिलियंस ऑफ यूरो का कॉस्ट, लीगल पेनल्टीज, मैनेजमेंट चेंजेस और पब्लिक क्रिटिसिज्म। वोक्सवैगन को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन इसी क्राइसिस ने कंपनी को एक नई डायरेक्शन दी। वोक्सवैगन ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सॉफ्टवेयर, सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर ज्यादा एग्रेसिव फोकस शुरू किया। डीजल से इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट सिर्फ प्रोडक्ट चेंज नहीं था, यह ब्रांड रिपेयर और फ्यूचर स्ट्रैटेजी दोनों था। अब बात करते हैं वोक्सवैगन की टॉप 3 सक्सेस स्ट्रैटेजीज की। पहली सक्सेस स्ट्रैटेजी थी मास मोबिलिटी को प्रीमियम इंजीनियरिंग से जोड़ना। वोक्सवैगन ने शुरुआत से यह समझ लिया था कि आम आदमी को कार चाहिए, लेकिन आम आदमी चीप क्वालिटी नहीं चाहता। उसे अफोर्डेबल प्राइस पर डिपेंडेबल इंजीनियरिंग चाहिए। बीटल, गोल्फ और पोलो जैसे मॉडल्स ने यही बैलेंस दिया। वोक्सवैगन ने मिडिल क्लास कस्टमर को यह कॉन्फिडेंस दिया कि वह प्रैक्टिकल कार खरीद रहा है, लेकिन जर्मन इंजीनियरिंग के साथ। दूसरी सक्सेस स्ट्रैटेजी थी प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी और स्केल। ऑटोमोबाइल बिजनेस में हर मॉडल अलग से बनाना बहुत एक्सपेंसिव होता है। वोक्सवैगन ने प्लेटफॉर्म्स का स्मार्ट यूज किया। एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ब्रांड्स और मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। इससे कॉस्ट कंट्रोल होती है, प्रोडक्शन एफिशिएंट होता है और टेक्नोलॉजी फास्ट स्प्रेड होती है। यही स्ट्रैटेजी वोक्सवैगन ग्रुप को ह्यूज स्केल देती है। वोक्सवैगन, स्कोडा, सिएट, क्यूपरा, ऑडी, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, बेंटली, डुकाटी और वोक्सवैगन कमर्शियल व्हीकल्स जैसे ब्रांड्स अलग अलग कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, लेकिन ग्रुप लेवल स्केल कंपनी को मजबूत बनाता है। तीसरी सक्सेस स्ट्रैटेजी थी ग्लोबल ब्रांड पोर्टफोलियो। वोक्सवैगन ने सिर्फ एक ब्रांड नहीं बनाया, बल्कि एक पूरा ब्रांड यूनिवर्स बनाया। बजट और फैमिली सेगमेंट में वोक्सवैगन और स्कोडा, परफॉर्मेंस और प्रीमियम में ऑडी और पोर्श, लग्जरी में बेंटली और लैम्बोर्गिनी, टू व्हीलर पैशन में डुकाटी और कमर्शियल सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। इस पोर्टफोलियो से कंपनी अलग अलग इनकम ग्रुप्स, कंट्रीज और कस्टमर नीड्स को सर्व करती है। अगर एक मार्केट स्लो हो तो दूसरा सपोर्ट कर सकता है। अगर सेडान डिमांड घटे तो एसयूवी या ईवी ग्रोथ दे सकता है। अब की स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में वोक्सवैगन ग्रुप की सेल्स रेवेन्यू 321.9 बिलियन यूरो रही। कंपनी का ऑपरेटिंग रिजल्ट 8.9 बिलियन यूरो रहा। डिलीवरीज टू कस्टमर्स लगभग 89,84,000 व्हीकल्स रहीं। एम्प्लॉइज की संख्या करीब 6,63,000 रही। वोक्सवैगन ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव ग्रुप्स में से एक है। इसका हेडक्वार्टर्स वुल्सबर्ग, जर्मनी में है। कंपनी के पास दुनिया भर में 111 प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं। ग्रुप में 10 मेजर ब्रांड्स शामिल हैं। वोक्सवैगन, वोक्सवैगन कमर्शियल व्हीकल्स, स्कोडा, सीट, क्यूपरा, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, बेंटली, पोर्श और डुकेटी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी वोक्सवैगन तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कंपनी चाइना, यूरोप और अमेरिका में ईवी, बैटरी, सॉफ्टवेयर और एआई इनेबल्ड मोबिलिटी पर फोकस कर रही है। चाइना जैसे मार्केट में लोकल ईवी ब्रांड्स बहुत तेज हैं, इसलिए वोक्सवैगन इन चाइना फॉर चाइना अप्रोच के साथ लोकल टेक्नोलॉजी और फास्टर डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। अब छोटा स्वॉट एनालिसिस देखते हैं। स्ट्रेंथ्स। वोक्सवैगन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका ग्लोबल स्केल, पावरफुल ब्रांड पोर्टफोलियो, जर्मन इंजीनियरिंग इमेज और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वोक्सवैगन ग्रुप के पास मास मार्केट से लेकर लग्जरी तक ब्रांड्स हैं। इसका प्रोडक्शन नेटवर्क बड़ा है और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का एक्सपीरियंस स्ट्रांग है। वीकनेसेस। कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। इतने सारे ब्रांड्स, प्लांट्स और मार्केट्स को मैनेज करना आसान नहीं होता। डीजल गेट स्कैंडल ने ब्रांड ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाया। सॉफ्टवेयर डिलेज और ईवी ट्रांजिशन की कॉस्ट भी कंपनी के लिए चैलेंज रही है। अपॉर्चुनिटीज। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड कार्स, एआई इनेबल्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस, अफोर्डेबल ईवीज और इमर्जिंग मार्केट्स। वोक्सवैगन के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं।
इंडिया जैसे मार्केट्स में भी कॉम्पैक्ट एसयूवीज, प्रीमियम हैचबैक्स और ईवीज के लिए फ्यूचर पोटेंशियल है। थ्रेट्स: चाइनीज ईवी कंपनीज जैसे BYD और Geely बहुत तेज कंपटीशन दे रही हैं। टेस्ला सॉफ्टवेयर और ईवी इमेज में स्ट्रांग है। रेगुलेशंस, इमिशंस रूल्स, टैरिफ्स, रॉ मटेरियल कॉस्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन भी थ्रेट्स हैं। अगर वोक्सवैगन ईवी और सॉफ्टवेयर रेस में स्लो रहा तो मार्केट शेयर पर प्रेशर आ सकता है। अब एंटरप्रेन्योर्स के लिए टॉप 3 लर्निंग्स। पहली लर्निंग: एक बड़ा बिजनेस एक सिंपल प्रॉब्लम से शुरू हो सकता है। वोक्सवैगन का ओरिजिनल आइडिया था ऑर्डिनरी फैमिली के लिए अफोर्डेबल कार। एंटरप्रेन्योर्स को भी फैंसी आइडिया के पीछे नहीं भागना चाहिए। सबसे पहले यह देखना चाहिए कि लोगों की रियल प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम बड़ी है और सॉल्यूशन प्रैक्टिकल है तो बिजनेस बड़ा हो सकता है। दूसरी लर्निंग: एक प्रोडक्ट की सक्सेस पर हमेशा डिपेंड मत रहिए। बीटल ने वोक्सवैगन को फेमस बनाया, लेकिन अगर कंपनी सिर्फ बीटल पर रहती तो शायद आगे नहीं बढ़ती। गोल्फ, पोलो, पैसेट, टिग्वान, ऑडी, पोर्श और ईवी मॉडल्स ने कंपनी को न्यू लाइफ दी। एंटरप्रेन्योर्स को समय समय पर प्रोडक्ट इनोवेशन करते रहना चाहिए। तीसरी लर्निंग: ट्रस्ट बनाना मुश्किल है, खोना आसान है, वापस पाना सबसे कठिन है। डीजलगेट ने वोक्सवैगन को सिखाया कि टेक्नोलॉजी और ग्रोथ के साथ एथिक्स भी जरूरी है। शॉर्ट टर्म शॉर्टकट लॉन्ग टर्म डैमेज कर सकता है। एंटरप्रेन्योर के लिए ट्रस्ट सबसे बड़ा एसेट है। अगर कस्टमर, रेगुलेटर और सोसाइटी का ट्रस्ट टूट गया तो रिकवरी में बहुत टाइम, मनी और एफर्ट लगता है। वोक्सवैगन की कहानी हमें यह भी बताती है कि बिजनेस में रीइन्वेंशन बहुत जरूरी है। पहले कंपनी ने बीटल से पहचान बनाई, फिर गोल्फ से मॉडर्न बनी, फिर ब्रांड पोर्टफोलियो से ग्लोबल जायंट बनी और अब ईवी तथा सॉफ्टवेयर के जरिए फ्यूचर मोबिलिटी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। आज वोक्सवैगन सिर्फ कार कंपनी नहीं है, यह एक ऑटोमोटिव इकोसिस्टम है। कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, लग्जरी ब्रांड्स, परफॉर्मेंस ब्रांड्स, मोटरसाइकिल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। लेकिन इसके कोर में वही ओल्ड आइडिया है, मोबिलिटी को लोगों तक पहुंचाना। अगर आप किसी वोक्सवैगन शोरूम में खड़े होकर एक पोलो, टिग्वान, गोल्फ, ऑडी, पोर्श या इलेक्ट्रिक ID मॉडल को देखते हैं तो आपको समझ आता है कि यह जर्नी सिर्फ मशीन्स की नहीं है। यह जर्नी है आइडिया से इंडस्ट्री बनने की, स्ट्रगल से सर्वाइवल बनने की और क्राइसिस से ट्रांसफॉर्मेशन बनने की। वोक्सवैगन की स्टोरी परफेक्ट नहीं है। इसमें इनोवेशन है, ग्रोथ है, मिस्टेक्स हैं, स्कैंडल्स हैं और कमबैक की कोशिश भी है। यही इसे रियल बिजनेस केस स्टडी बनाता है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी को एक लाइन में समझना हो तो वोक्सवैगन हमें सिखाता है, ऑर्डिनरी पीपल की जरूरत को समझो, प्रोडक्ट को रिलायबल बनाओ, स्केल को स्मार्ट बनाओ और ट्रस्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। क्योंकि बिजनेस में कार सिर्फ स्टील, इंजन, केन इंजन और टायर से नहीं बनती। असली ब्रांड बनता है कस्टमर के भरोसे से। और वोक्सवैगन की लंबी जर्नी इसी भरोसे को बनाने, खोने और फिर से कमाने की कहानी है। अगर आपको यह बिजनेस केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से वोक्सवैगन की सबसे आइकॉनिक कार कौन सी है? बीटल, गोल्फ, पोलो या कोई और? धन्यवाद।